हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की जियोग्राफी, जिसकी दोस्तों हम लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा जो है जियोग्राफी आपका क्लास 8 का, जो कि पूरी एनसीईआरटी के नोट्स से बना हुआ है, जो कि एनसीईआरटी बुक से यानी कि सारा नोट्स बना हुआ है, और इससे बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एक एक चैप्टर पूरा डीपली अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग भी क्लास 6 और क्लास 7 की जियोग्राफी नहीं देखे हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद जो है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है कि करा दी गई है, और ये इसके बाद जो है दोस्तों आपकी पॉलिटी की क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है संसाधन। ठीक है, तो संसाधन सबसे पहले जानते हैं संसाधन होता क्या है। तो संसाधन क्या है? यह एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग जो है मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वो क्या कहलाता है? संसाधन। जैसे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर यह वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो क्लियर है कि आपको संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? एक स्रोत है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि उपयोगी कौन कौन से जो संसाधन हैं वो उपयोगी होते हैं। तो बात करते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, कुछ मानवीय संसाधन भी होते हैं। मानव निर्मित संसाधन वे सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। अभी तो हमने देखा कि प्रकृति में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं तो वो प्राकृतिक संसाधन है, पर कुछ मानव संसाधन भी हैं, यानी मानव निर्मित संसाधन हैं, और वो सभी वस्तुएं भी मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। प्रयोज्यता क्या होती है? तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, उसकी जो प्रयोग है, उसकी प्रयोग को ही क्या कहती है? उसको एक संसाधन का जो है कि बनाती है। किसी भी जो है कि एक वस्तु का, पदार्थ या जो भी है, उसकी उपयोगिता ही उसको क्या करना बनाती है? उसे एक संसाधन बनाती है। मूल्य क्या होता है? तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। तो मूल्य वो होता है यानी कि उसका गुण क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। उसके बाद बात करते हैं कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। आग की खोज से खाना पकाने और पहिए के आविष्कार, बसे अनंतः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ, और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। आगे देखते हैं, पेटेंट क्या है? तो इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार एकमात्र अधिकार से है। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी क्या है? तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है वही क्या है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब देखते हैं संसाधन के प्रकार। तो हमने देखा है अभी प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वास्तविक संसाधन, ये सारी चीज़ें जो संसाधन के जितने भी प्रकार हैं उनको 1 बाई 1 करके हम लोग देख लेते हैं। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जिसमें कि आप एग्जाम्पल ले ले, वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक क्या है? संसाधन है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास और प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। देखते हैं उसके बाद वास्तविक संसाधन क्या होते हैं। तो वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, और महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी जो है क्या है? वास्तविक संसाधन है। तो आप याद रखेंगे कि जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वे संसाधन वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। संभाव्य संसाधन की बात करें तो वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। और लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जो है कि क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है जैव संसाधन। तो सजीव वस्तुएं जो होती हैं वे होती हैं जैव संसाधन, जिसमें पौधे और जंतु इत्यादि आते हैं। अजैव संसाधन की बात करें तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे मृदा और चट्टानें हैं, तो ये सब जो है अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं।
आगे बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का जो विस्तृत स्वरूप है उसके बारे में। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो ये संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ये जो है क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। इनको दोबारा से जो है कि हम पा सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये असीमित हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसमें देखिए एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, जैसे कि जल है, मृदा है, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है, पर यह नवीकरणीय संसाधन है, इनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से इनको हम जो है कि ला सकते हैं। यदि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे अगर फिर से हम लगाएं तो उनका जो है क्या हो सकता है, नवीकरणीय हो सकता है। अनवीकरणीय की बात करें तो वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। ये भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, जो मानव जीवन की अवधि से क्या है, बहुत अधिक हैं। तो ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के वितरण की बात करें तो सर्वव्यापक संसाधन क्या है, तो जो संसाधन सभी जगह मतलब होते हैं, वे संसाधन क्या करते हैं, सर्वव्यापक होता है। ठीक है, सर्वव्यापक का मतलब जो सभी जगहों पे उपस्थित हो। वायु, जिसका एग्जाम्पल है कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, या हर जगह पे आपको मिल जाती है, तो ये सर्वव्यापक संसाधन में आ जाएगा। स्थानिक संसाधन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, लौह अयस्क हो गया, ये कुछ इनका निश्चित स्थान है, ये उन्हीं जगहों पर पाए जाएंगे, सभी जगहों पर नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसे संसाधन स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिकों कारकों पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। उसी तरीके से आते हैं अब हम लोग मानव निर्मित संसाधन। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक मानव ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। और मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। मानव संसाधन क्या है, तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का क्या हो, ज्ञान हो तथा कौशल उपलब्ध हो, तो प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, तो उसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मानव संसाधन विकास की बात करें तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास होता है। संसाधन संरक्षण की बात करें तो संसाधनों का सतर्कता से हम अगर क्या करें, उपयोग करें, तो उन्हें नवीकरणीय के लिए समय मिलेगा और इस तरह से संसाधन का हम संरक्षण कर पाएंगे। सतत पोषणी विकास की बात करें तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणी विकास कहलाता है। तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पर हम देख लेते दिए चैप्टर नंबर 1 जो है कि कंप्लीट होता है संसाधन, और चैप्टर नंबर 2 जो है कि स्टार्ट होता है भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो विश्व की 90% जनसंख्या जो है कि भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जैसा जनसंख्या है या वह निर्जन है, यानी कि उसी तरह से खाली पड़ा हुआ है। बात कर लेते हैं भूमि के बारे में। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी क्या है, शामिल है, और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल 30% भाग भूमि है, और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो है कि वितरण असमान पाया जाता है, जैसे कि उबड़ खाबड़ है, स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत हैं, तीव्र ढाल हैं, मरुस्थल है, सघन है, उसी में कुछ जो है मरुस्थलें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि क्या है, भूमि है, पर उनके केवल 30% पर ही क्या है, जनसंख्या निवास करती है। भूमि का उपयोग करें तो हम जानते हैं कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि कृषि है, वानिकी है, खनन है, सड़क है, उद्योग, इन सभी के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक द्वारा भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, जैसे कि जनसंख्या है, प्रौद्योगिकी है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, बात सही है। उसके बाद दिया है कि जनसंख्या बढ़ने, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो याद रखेंगे कि अगर जनसंख्या अधिक बढ़ती है तो कृषि योग्य भूमि का क्या होगा, विस्तार होगा, और इस तरीके से भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए बहुत सारी जो है कि समस्याएं आ जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं भूमि संसाधन संरक्षण की।
तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन और भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। और इसलिए बात करें वन रोपण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त जो है कि कुछ सामान्य तरीके हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मृदा क्या है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली जो परत है वही जो है मृदा कहलाती है और यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाली खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष क्या होते हैं, लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शैल का स्वरूप और जलवायवीय कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा संगठन में लगा समय भी है। मृदा निम्नीकरण की बात करें तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का क्या होता है, निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण के कुछ उपाय हैं जिनको कि हम कर सकते हैं। जैसे दिया है मल्च बनाना, तो पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा है वेदिका फॉर्म, तो ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। उसके बाद दिया है समुच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं की समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध क्या करती है, निर्माण करती है। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। उसके बाद रक्षक मेखलाएं की बात करें तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को क्या किया जा सके, बचाया जा सके उड़ने से। चट्टान बाद की बात करें तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। उसके बाद जल दिया है। जल के बारे में तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और महासागरों का जल जो है कि लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल की बात करें तो केवल 2.7% ही है और 70% भाग बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में क्या किया जाता है, ये जल पाया जाता है। 1% जल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भूमि जल, नदियों और झीलों और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर पर वर्ष से भी अधिक हो गई है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल क्या करता है, व्यर्थ करता है। 1200 लीटर जो है कि जल व्यर्थ करता है। सोचिए, केवल एक टपकता नल यानी एक बूंद जो टपकती है नल से, उससे अगर वर्ष भर की बात करें तो 1200 लीटर जल व्यर्थ हो सकता है। आप सोच सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण में औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए क्या है, काफ़ी है। बात करते हैं कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है। और जल की उपभोक्ता की समस्याओं की बात करें तो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के भाग, ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। परतंत्र क्या होता है, तो जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं, वही परितंत्र कहलाता है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति बहुमूल्य संसाधन है और पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और फल, गोंद, कागज क्या है, प्रदान करते हैं। वन्य जीव जो है जंतु, कीट, पक्षी एवं जलीय जीव आते हैं जिनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन जो है कि मिलता है।
प्राकृतिक वनस्पति का वितरण की बात करें तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है और विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे पहला दिया है वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, जो कि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। सदा हरित वन के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, उन्हें ही सदा हरित वन कहते हैं। पर्णपाती वन वो होते हैं जहाँ पर आर्द्रता कम होती है और वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। घास स्थल की बात की जाए तो जो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिनसे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। गुल्म क्या होता है तो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म क्या करते हैं, उगते हैं। टुंड्रा क्या होता है तो शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। तो वन हमारी संपदा है और पौधों जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी क्या करते हैं, अनुरक्षित कर रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित तथा संकट जो है कि उत्पन्न हैं और लुप्त होने के क्या हैं, कगार पर हैं। इसलिए जो है कि क्या किए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परतंत्रों की पारिस्थितिका एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है। जैवमंडल नीचे क्या है तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होती है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना कई प्राणियों और पक्षियों के संरक्षण के लिए किया गया है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका 2 जो है कंप्लीट होता है और शुरू होता है आपका चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चय रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। सेल की बात करते हैं तो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले ये क्या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है। खनिजों के प्रकार की बात करें तो पृथ्वी पर 3000 को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज क्या होता है तो खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है और धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें चमक की विशेषता होती है। उदाहरण की बात करें तो लौह बॉक्साइट और मैग्नीज अयस्क जो है कुछ धातु के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। धात्विक खनिज लौह तथा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज में जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह में बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा में जो है लोहा नहीं होता है, तो ये अलौह जो है कि खनिज है। अधात्विक खनिज क्या होते हैं तो खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं जैसे कि चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम जो है इन खनिजों के क्या हैं, उदाहरण हैं अधात्विक खनिज के। खनिज ईंधन की बात करें तो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम भी क्या है, अधात्विक खनिज हैं। खनिजों का खनन की बात करें तो खनन क्या होता है तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। विवृत खनन की बात करें तो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उन्हें हम विवृत खनन कहते हैं। कूपकी खनन होता है कि अधिक गहराई में स्थित खनिजों को निकालने के लिए बनाए जाते हैं, तो उन्हें कूपकीय खनन कहलाते हैं। प्रवेदन क्या होता है तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए हम गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रवेदन कहते हैं। आखनन क्या होता है तो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। खनिजों का वितरण की बात करें तो खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं और शैल 3 प्रकार के होती हैं, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल और अवसादी शैल। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में अवसादी शैल पाए जाते हैं। बात करते हैं एशिया में तो चीन और भारत के पास विशाल जो है लौह अयस्क निक्षेप हैं। मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबा के भी क्या हैं, निक्षेप हैं एशिया में। यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी जो है कि उत्पादक है और तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकिल भी पाए जाते हैं यूरोप में। उत्तर अमेरिका की बात करें तो ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड, आपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला में लौह अयस्क, सोना, यूरेनियम और तांबा, चांदी, शीशा के विशाल निक्षेप हैं।
दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील जो है विश्व में उच्च कोटि के लैवाश का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोना, चांदी, जस्ता, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम और हीरा के विशाल निक्षेप भी पाए जाते हैं। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है और यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट पाए जाते हैं अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकल का जो है अग्रणी उत्पादक है। अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पर भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। आगे आते हैं, चैप्टर नंबर 4 है कृषि। तो एपीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि या जुताई करने से हुई है। तो याद रखेंगे, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। पहला है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से, जैसे कि कृषि, मत्स्य, पशुपालन आदि। द्वितीय क्रियाएं हैं कि इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, जैसे कि इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना। और तृतीय क्रिया है सेवा क्षेत्र के कार्य देना, जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग इत्यादि। अब यहाँ से कुछ बात कर लेते हैं कि उनको कहते क्या हैं। कृषि को एग्रीकल्चर कहते हैं, रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन को पिशीकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो ये कुछ नाम है, आप याद रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कृषि दिया है कि एक प्राथमिक क्रिया है फसलों, फलों, सब्जियों, फलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल अस्त्राकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। कृषि तंत्र की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई तथा कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी तथा कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार की बात करें तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं की बात करें, उत्पादों की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है? तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है और इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को बात करें तो पुनः गहन निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है और एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि क्या है? तो इसमें स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण शामिल है। और स्थानांतरित कृषि की बात करें तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और तथा मक्का, आलू, कसावा, रतालू जैसी फसलों का उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलवासी पशुचारण जो है कि कृषि क्या है? तो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद जो है कि उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा ही किया जाता है वाणिज्यिक कृषि में। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। और वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात करें तो ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका और यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घाट के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। मिश्रित कृषि क्या होती है? तो भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाना और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि क्या होती है? तो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के जो है कि इसके उदाहरण हैं। मुख्य फसलें क्या होती हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पहला है खाद्य फसलें।
तो उसमें आता है चावल। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के मुख्य आहार हैं और चावल के लिए तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें कि जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। चीन जो है चावल उत्पादन में जो है कि अग्रणी है और इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। तो याद रखेंगे, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है और इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है यह, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। मक्का की बात करें तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस में यह उगाई जाती है। रेशेदार फसलों की बात करें तो क्या है, कपास इसमें है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन क्या होता है, तो उसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है और यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। पेय फसलें क्या होती हैं, तो कॉफ़ी जैसे कि है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि ब्राज़ील में जो है ब्राज़ील जो है काफ़ी का अग्रणी उत्पादक है और उसके पश्चात भारत और कोलंबिया है। चाय की बात करें तो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करते हैं कृषि के विकास। तो कृषि के विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधा में सुधार करके और उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा और कृषि का मशीनरीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को क्या करना है, बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ और अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों अधिकतर गहन कृषि करते हैं। यहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। विकासशील देशों में गहन कृषि करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। किसान की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में किसान 1.5 हेक्टेयर में जो है कि कृषि करता है। बीज उर्वरक बाजार से लेता है, ट्रैक्टर और नलकूप भाड़े पर लेते हैं, खेती के लिए ऋण भी लेता है। सारा काम किसान का परिवार करता है। फसल को मंडी में बेचने खुद भी जाता है और विकसित देशों में बड़े फार्म में कृषि करते हैं। अमेरिका की बात करें तो 250 जो है हेक्टेयर बड़े फार्म में मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर उगाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उनकी मदद करता है और वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में बेचे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि खेतिहर किसान की तरह। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है चैप्टर नंबर 4 और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5 उद्योग। उद्योग होता क्या है, तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों की निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। और इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। द्वितीय क्रियाकलाप की बात करें तो विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। उद्योग का वर्गीकरण की बात करें तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। पहला है कच्चा माल आधारित उद्योग क्या है, तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। उसके बाद कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग
कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। उसके बाद बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग के बारे में। तो प्राथमिक उद्योग हैं और जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चा माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है और यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। आकार के आधार पर उद्योग की बात करें तो आकार से तात्पर्य निवेश पूंजी, लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। लघु उद्योग क्या है? तो कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे आकार के उद्योग हैं। इसमें कम पूंजी, कम उत्पादन हाथ द्वारा, कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, रेशम बुनाई व खाद्य प्रक्रमण उद्योग जो है लघु के क्या है उद्योग हैं। बृहत आकार के उद्योग क्या होते हैं? तो ज़्यादा पूंजी, बड़े पैमाने पे उत्पादन, उच्च स्तर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन, बड़े पैमाने के उद्योग इसके क्या हैं उदाहरण हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग की बात करें तो निजी क्षेत्र के उद्योग, इसका स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो इनका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र की बात करें तो इनका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? तो इनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी। ये सारी चीज़ें क्या हैं जो है कि इसके उदाहरण हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, श्रम, पूंजी बाजार और कच्चा माल और जल भी है। औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं? तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया। अधिकांश उद्योग की बात करें तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों, विशेष कोयला क्षेत्र के निकट हैं। भारत में औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो मुंबई, पुणे समूह की बात करें, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर। प्रमुख प्रदेश उसमें बात करें तो विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम है। सनराइज उद्योग की बात करें तो बढ़ते उद्योग का कहते हैं उदाहरण, जैसे कि प्रौद्योगिकी है, स्वास्थ्य लाभ है, सरकार और ज्ञान। प्रमुख उद्योग क्या होते हैं? तो विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान, रूस है। वस्त्र उद्योग क्या हैं? तो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत में बेंगलुरु प्रदेश है। प्रगलन क्या होता है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसमें अयस्कों द्वारा गलनांक से अधिक ताप पर निष्कर्षण किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग क्या है? तो यह एक पोषक है और इसका उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अधिक निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान और अवसंरचना अधिक लगती है। अगत्ता यहाँ पर दिया गया है कि 1 टन कोयला है तो 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, 1 टन इस्पात। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है। इस्पात को कठोर करने के लिए इसमें एल्युमिनियम, निकल, तांबा की थोड़ी थोड़ी मात्रा डाली जाती है। यह उद्योग मेरुदंड कहलाता है। भारत में इस्पात उद्योग की बात करें तो भिलाई में छत्तीसगढ़, दुर्गापुर मतलब भिलाई जो है कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और सलेम जो है कि तमिलनाडु में है। जमशेदपुर की बात करें तो 1947 से पूर्व केवल एक कारखाना टिस्को था। इसके बाद सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। यह सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। पिट्सबर्ग क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा कोयला पिट्सबर्ग में ही है। लवेस के मिनेसोटा की लोहे की खानों से 1500 किलोमीटर दूर सोटा में है। बाजार तक माल जो है जल रेल माध्यम से जाता है। और टेक्सटाइल की बात करें तो लैटिन शब्द टोकी सिरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ बुनना होता है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है और कपास, ऊन, सिल्क, जूट तथा पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं और रेशे जो है प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे में ऊन, सिल्क, कपास, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान जो है कि शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। भारत में कालीकट, मसूलीपट्टनम, सूरत में सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं। पहला वस्त्र मिल जो है मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया।
कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत जो है इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अहमदाबाद में बात करें तो 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी और यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर भी बन गया अहमदाबाद। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका क्या है तो जापान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, या जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। हाल ही में सूती उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे कि लौह इस्पात, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है तो उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रमण और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो उस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन, उपलब्धता, लागत और संरचना है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 5 और लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, मानव संसाधन। तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं और प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार ही मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। जनसंख्या के वितरण की बात करें तो भूपृष्ठ जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है और जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ जो है कि विरल बसे हैं। विश्व की घनी आबादी वाले देश की बात करें तो चीन जो है पहले नंबर पर आता है और भारत दूसरे नंबर पे है। यूएसए तीसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया जो है 4 नंबर पे, 5 नंबर ब्राज़ील है, 6 पे पाकिस्तान है, 7 बांग्लादेश, 8 जो है नाइजीरिया और 9 पे रूस है और 10 पे जापान है। तो टॉप 10 जो है कि देश जो है यहाँ पर दिए गए हैं। विश्व की वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो 7.7 अरब है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देश की बात करें तो रूस है पहला, दूसरा है कनाडा और सारा क्षेत्रफल भी इनका दिया गया है, तो आप याद कर सकते हैं सभी को। तो यहाँ पर टॉप 10 ये भी टॉप 7 में दिया गया है। यहाँ पर भारत जो है 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग जो है 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विषुवत वनीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व की बात करें तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या का घनत्व होता क्या है तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं और सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या हैं तो भौगोलिक कारक में कुछ स्थलाकृतियाँ होती हैं, जैसे कि लोग मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। जलवायु भी कहीं ना कहीं जो है कि प्रभावित करती है। लोग सामान्य जलवायु में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से वहाँ जो है कि जनसंख्या घनी आबादी के देखने को मिलती है। मृदा की बात करें तो उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है, तो उस जगह पे भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लोग उन क्षेत्रों में भी, अगला जो है पॉइंट जल के लिए है, जहाँ पे जल जो है आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ पर भी लोग जो है क्या करते हैं, रहने के लिए प्राथमिकता देते हैं। खनिज की बात करें तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। अफ्रीका में हीरे की खानें हैं, तो ऐसी जगहों पे लोग भी क्या करते हैं, ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक कारक हैं तो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र जो अत्यधिक घने जो है कि होते हैं, उदाहरण के जैसे कि पुणे है। सांस्कृतिक कारक की बात करें तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए वाराणसी है। उसके बाद आर्थिक कारक की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मुंबई है। तो इस तरीके से ये जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक थे। जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। जनसंख्या परिवर्तन की बात करें तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है और जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण है। 1800 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी और 150 वर्षों बाद 1950 के प्रारंभ में विश्व की
जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं और 1999 में 50 वर्ष में कई अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी यानी कि 6 अरब ही हो गई। इसका मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है जन्म दर। मृत्यु दर भी उसी तरीके से मापा जाता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। प्रवास क्या होता है तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि होता है तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण होता है। उत्प्रवासी क्या होता है तो वे लोग जो देश को छोड़ते हैं उसे उत्प्रवासी कहते हैं। आप्रवासी क्या कहते हैं, वे लोग जो देश में आते हैं। प्रवास के कारण क्या क्या हो सकते हैं तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा भी हो सकती है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है और उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जो है कि जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर जो है कि मंद है। जनसंख्या संगठन की बात करें तो एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना जो है कि आवश्यक है और जनसंख्या संगठन की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं और कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है तो एक देश जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है। जनसंख्या पिरामिड है जिसे आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है तो कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है। उदाहरण जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष और कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। 15 से कम आयु के युवा आश्रित हैं। 65 से अधिक वर्ष के लोग वृद्ध आश्रित हैं। 15 से 65 आयु वर्ग कार्यरत है जो सक्रिय वर्ग में है। उसके बाद दिया है कि एक देश की जनसंख्या पिरामिड, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। इसे ऐसा इसलिए है कि बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, कुछ ही बड़े हो पाते हैं। जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रहा है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं और यह भारत की पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता है क्लास 8 की कंप्लीट जियोग्राफी, जो कि आपका एक वीडियो में ख़त्म हो गया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आने वाली क्लास आपकी जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिटी की क्लास करने वाले हैं, क्लास 6 की। उसके बाद क्लास 7 और क्लास 8, तो 3 वीडियोज़ में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका SST का कंप्लीट जो है आपके पास जो है सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपके पास जो है कि बहुत सारा समय भी है और आपके पास बेहतर तैयारी करने के लिए उपलब्ध भी है साधन। तो इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।